आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मेरे साथ है मेरे सहयोगी दिव्यांशु सिंह। ईरान, अमेरिका और इजराइल जब भिड़े थे तो इन तीनों के बीच ऐसा लग रहा था जैसे कोई अघोषित करार है कि भाई जो कुछ भी होगा लेकिन ऑयल फैसिलिटी पर कोई किसी के नहीं मारेगा, क्योंकि ये दुनिया भर के लिए ऑयल का संकट हो जाएगा। इस तरह से चला, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इसमें रोनटाई की, एक तरह से गलत पैगाम दिया और अब ईरान बुरी तरह मार रहा है उन तेल फैसिलिटी पर जिसको लेकर के दुनिया भर में एक तरह से ऑयल क्राइसिस बढ़ रहे हैं। और उसने न सिर्फ ये काम किया बल्कि ऑयल का एक जो अहम रास्ता था, तेल का जो अहम रास्ता था, उसको भी रोक लिया। अभी ताजा जो मार रहा है ऑयल फैसिलिटी पर, दिव्यांशु बताएंगे कहां ये धुआं उठता कहां से? ये हाइफा की वो तस्वीर है, आप देखिए कितने भयानक तरीके से ये अटैक हुआ है। इसके साथ साथ वो सीसीटीवी विजुअल भी आपको दिखाएंगे जब मिसाइल गिरी थी। ये इजराइल है, ये समझिए। हाँ, ये इजराइल है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल वो इजराइल ही है, उनका ऑयल डिपो है। और ये इस तरीके की जो तस्वीर है, जो आग की लपटें हैं वो आसमान को छूने पर आमादा है। ये तस्वीरें इजराइल की ही हैं। और यकीन करिए ये सिर्फ मुझे लग रहा 10 से 15 दिन हुआ होगा जब तेहरान में करीब 50 करोड़ लीटर से ज्यादा क्रूड ऑयल पर इन्होंने अटैक किया था। ईरान ने उससे पहले ही इस बात के लिए चेतावनी जारी की थी कि अगर आप इस तरीके का कोई हमला ऊर्जा ठिकानों पर करते हैं तो इससे दिक्कत किसी होगी, आम जनता को होगी और फिर इसका खात्मा हम करेंगे। और इन्होंने वो गलती की और अब इन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसमें न सिर्फ ईरान है बल्कि इनके साथ हिजबुल्लाह भी बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक कर रहा है। आप समझिए, लगातार ऐसी वीडियो इजराइल के अलग अलग शहरों से आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सबसे भयानक तस्वीर ये वाली तस्वीर है। ये किस लेवल पर इंपैक्ट पड़ा है वहां पर, किस तरीके से जो इनका ठिकाना, ये सीसीटीवी आप देखिए सीसीटीवी विजुअल है। ये 11:31 स्थानीय समय है ये इजराइल का, इस वक्त जब ये हमला हुआ था। और ये हम तुरंत आपके लिए ये तस्वीर लेकर हाजिर हुए। यहां पर स्ट्राइक हुई है, उसके बाद समझिए ये धीरे धीरे जो लपटें हैं वो मतलब आग की लपटों में तेजी के साथ ऊपर बढ़ती है, जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और ये लगातार चल रहा है। वो क्योंकि पता है, ईरान को पता है इजराइल को रोकना है तो सबसे पहले उसके फ्यूल ठिकानों को नुकसान पहुंचाओ, जहां से वो उनके हवाई जेट के लिए वो चीजें, इक्विपमेंट वहां से मिलता है, ऊर्जा के लिए वहां फ्यूल मिलता है उनको। उन चीजों को अगर वो तोड़ देंगे, उनको ध्वस्त कर देंगे तो इनके जो स्ट्राइकर्स हैं, जो इनके जेट हैं, वो उड़ान नहीं भर पाएंगे। ये तस्वीर देखिए बहुत कुछ कह रही है। ये भयानक विजुअल ये बताने के लिए काफी है। आप समझिए वहां से कुछ भी नहीं आ सकता जल्दी, लेकिन ये तस्वीर जब निकलकर सामने आई, यानी इस्राइल दिखाना चाहता है कि देखो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक किया गया है। हमने जो एक तरीके से गलती ही कहें, या जो हमने अटैक किया था तेहरान के क्रूड ऑयल फैसिलिटी पर, उसके बाद हमारे यहाँ इस तरीके से जवाबी हमला किया गया है। बिल्कुल, और यही वजह है कि अमेरिका आने की बात कर रहा है अपने ट्रुप्स लेकर के। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 50 से 60 हजार सैनिक आसपास पूरे मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2500 मरीन्स आ गए हैं, लाए जा रहे हैं। इस तरह की बात, यानी आने की बात तो हो रही है, लेकिन जो गए हैं उनकी बात कोई नहीं कर रहा। गए से मेरा मतलब है वो 2 जहाज USS अब्राहम लिंकन और USS गेराल्ड आर फोर्ड कहां है, किस हालत में है, इसका कोई अभी तक सही जो है नहीं बता पा रहा है। और US गेराल्ड आर फोर्ड के हवाले से तो ये खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि वो तो क्रोएशिया में जाकर के खड़ा हो गया है और उसमें इतनी ज्यादा टूट फूट हो गई है कि उसकी मरम्मत का बहाना लेकर एक तरह से पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि अब हम उसको नहीं ला रहे हैं। मतलब ईरान कुछ रहम करे, नहीं लाएंगे भाई उसको, हम नहीं ला रहे हैं, तो ईरान का एग्रेशन कुछ, उसकी आक्रामकता कुछ कम हो। इस तरह की स्थिति में अमेरिका आ गया, ऐसा भी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं और एक्सपर्ट भी कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आने की बात तो बहुत की जा रही है, लेकिन जो गया है उसका कोई नहीं बता रहा है। बिल्कुल बताएंगे क्यों। आप देखिए जब इनके दोनों युद्धपोत जो न्यूक्लियर पावर्ड हैं, जब वो हटते हैं अपने स्थान से, जिस लोकेशन पर, पर्टिकुलर जगह पर इनको डिप्लॉय किया गया था, उसके बाद अमेरिका कहता है कुछ टेक्निकल खामियां आई हैं। जबकि लगातार ईरान की तरफ से कहा जा रहा था, IRGC की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हमने मिसाइल अटैक किया था, जिसके बाद वहां पर आग लगी थी, कुछ इम्पैक्ट हुआ था बड़ा, उसके बाद उन्हें पीछे हटना पड़ा। लेकिन वो अंत तक कहते रहे नहीं जनाब, हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और बाद में अभी 2 से 3 दिन पहले अमेरिका से रिपोर्ट निकल कर आती है, हाँ वास्तव में अटैक हुआ था, उसके बाद हमें पीछे भागना पड़ा। तो आप मरीन्स लाइए, आप किसी भी तरीके के कॉर्प्स को वहां पर डिप्लॉय करिए, लेकिन आप ये समझिए कि आप एक जोखिम उठाने जा रहे हैं जो आप उठाने का मद्दा नहीं रखते हैं। ये साफ तौर पर चेतावनी अमेरिका के लिए वहीं के एक्सपर्ट जता रहे हैं कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को वहां भेजता है तो उन्हें निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा,
क्योंकि जैसे ही जब हमले होने वाले थे, हम लोग लगातार रिपोर्ट दे रहे थे कि अमेरिका अपने सैनिकों को खाड़ी से हटा रहा है। 30,000 के ऊपर उनकी संख्या थी। और आज की स्थिति यह है कि ये कह रहे हैं कि नहीं, हम डिप्लॉयमेंट बढ़ाने जा रहे हैं, हम 3500 मरीन्स तैनात करने जा रहे हैं। लेकिन 3500 के भरोसे आप लड़ाई लड़िएगा जब आपके युद्धपोत, जिन पर 4,000 5,000 की संख्या में एक एक युद्धपोत पर तैनाती थी, और वो कुछ नहीं कर पाए, तो आप कह रहे हैं मरीन्स भेजेंगे। बताया जाता है कि अमेरिका के जो मरीन्स हैं वो बड़े हाईटेक होते हैं, हर देश की अपनी मरीन्स होती है इस तरीके की नेवी के लिए। लेकिन अब समझिए, ये पूरी तरीके से उम्मीद यही जताया जा रहा है कि खाड़ी के देशों को फंसाना चाहते हैं एक तरीके से, उनके ही सेना को उतारकर अपने कुछ मरीन्स उतार देंगे, और शायद ही उतार पाए, क्योंकि इन्हें भी लग रहा है कि अगर गए तो जोखिम ज्यादा बढ़ जाएगा, और ईरान कतई छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो भी इंतजार में बैठा है। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साउथ लेबनान में जब इजराइल भिड़ा था हिजबुल्लाह के साथ, हाँ। और आज भी भिड़ा हुआ है, तो वहां पर इन्होंने अपनी पैदल सेना उतारी थी। हाँ। इसके अलावा जो यमन है वहां पर हूतियों के आगे उतारने की कभी हिम्मत नहीं कर पाए। हाँ। तो जब हिजबुल्लाह से ये भिड़ने के लिए जमीन पर आया तो हिजबुल्लाह ने 2 महीने तक इनको बुरी तरह मारा था। स्थिति ये बनी कि सीज फायर करना पड़ा। हाँ। तो सिर्फ और सिर्फ लेबनान में इजराइल उतार पाया, यमन में कभी इजराइल अमेरिका की हिम्मत नहीं पड़ी। तो जब सोचिए यमन में नहीं पड़ी और हिजबुल्लाह से मार खा चुके हैं, तो ईरान तो बहुत बड़ा देश है और बहुत बड़ी फौज है। कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही थी कि 10 लाख बसीजी, उनके जो वॉलंटियर्स हैं और जो रेगुलर फोर्स है, साथ में IRGC मिला के 10 लाख लड़ाके होते हैं, 10 लाख फौजी होते हैं। इतनी बड़ी ताकत से लड़ना और इतने बड़े देश में किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। बहुत से एक्सपर्ट डिफेंस के कह रहे हैं कि अगर 50-60 हजार भी अमेरिका फोर्सेस ला रहा है, मान लीजिए आसपास इकट्ठा कर रहा है, तब भी ये बहुत कम है। ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और बुरी तरह से नुकसान होगा। ऐसा नुकसान कि प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिका कभी माफ नहीं कर पाएगा अगर उन्होंने इस तरह से जानों का नुकसान करवाया तो। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बड़ी चीज ये हो जाती है कि मैं ईरान से कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था, कुछ वहां के प्रवक्ताओं के बयान सुन रहा था जो मिलिट्री से जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हमारे यहाँ 13 से 14 साल के लड़के भी तैयार बैठे पड़े हैं जी। क्योंकि उन्होंने देश के लिए उनका जज्बा अलग है जी। वो हालात जो देख रहे हैं, उन्हें पता है कि हमारे घर पर हमला हुआ है और हमारा घर संकट में, इस वक्त हमें उबारना पड़ेगा उससे। जब कहते हैं ना बच्चा लड़ेगा राष्ट्र के लिए, बिल्कुल। तो जो प्रखर राष्ट्रवाद है जिसकी बहुत चर्चा होती है, वो क्या है? तो हमें ईरान की तरफ देखना चाहिए कि वहां की आवाम, वहां के लोग किस तरह से अपनी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नजर आ रहे हैं, चलते हुए, खड़े हुए, और उनके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं मिल करके। ये प्रखर राष्ट्रवाद हमें समझ में आता है। बिल्कुल, और वही चीज है कि आपको जाना है कहीं पे लड़ने के लिए और कोई अपने घर पे बैठा पड़ा है, तो उसके पास लड़ाई की क्षमता ज्यादा होगी, या फिर आप जो लेकर जाओगे। हिजबुल्लाह वाली रणनीति या फिर आप कहें लेबनान वाले इलाकों की, तो वो अलग चीज है क्योंकि इसराइल पास में पड़ता है, तब भी नुकसान होगा। हाँ, तो तब भी सोचिए कि आपको वो नुकसान झेलना पड़ा है। जिस पैमाने पर हिजबुल्लाह ने इसराइल को नुकसान पहुंचाया, IDF को नुकसान पहुंचाया, वो बहुत अलग चीज है और उस पर बात कभी हो नहीं पाती खुलकर, क्योंकि वहां से खबरें या फिर IDF या फिर इसराइल की ही बात करें, वो लोग कुछ ऐसी रिपोर्ट्स देते भी नहीं। सीधा सा गणित है। जब आप घुसे अंदर कहीं भी और आपको फिर सीज फायर करना पड़ा, इसका मतलब जो है आप नहीं तो आप कोई फैसला करके, कोई निर्णय होकर के निकलते। तो इजराइल चला तो जाता है, अमेरिका को भी फंसा देता है। आज ईरान में जिस तरह से फंसा है, ऐसा आरोप लगता है, और अमेरिका फंस गया है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप, अब देखिए, अगर पीछे हटते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, तब भी इमेज पर बात आएगी, और अगर अपने सैनिकों को, अपने मरीन्स को उतारते हैं, तब भी उन पर बात आएगी कि इतनी जानों का नुकसान अगर होता है तो कौन उसका जिम्मेदार। तो अब बहुत बुरी तरह से फंस गया है अमेरिका। समझ में नहीं आता कि आगे बढ़े कि पीछे हटे। दोनों तरफ जो एक कुआं एक खाई है। बिल्कुल, ये वही वाली कहावत है देसी में कि बिच्छू का मंत्र न जानो और सांप के बिल में हाथ डाल दो। और वही स्थिति हो गई कि आपको कुछ पता नहीं था। आपके आंकड़े इजराइल से आए, आपको बताया गया, वहां से इंफॉर्मेशन आपकी कंट्री की तरफ से जो दिया जा रहा था उस पर आपको भरोसा नहीं था, या फिर पर्दे के पीछे का खेल कुछ और था। वो सारी चीजें, घटनाएं होने के बाद अब समझ में आया है कि नहीं जनाब, गलती हो चुकी है। ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, वो लगातार कभी आज कुछ कह रहे हैं, कल को कुछ और कह रहे हैं, और ये स्थिति लगातार अगर आप देखेंगे तो वो बढ़ती हुई जा रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या वो जोखिम इतना बड़ा उठा सकते हैं कि नहीं हम पहुंचेंगे वहां अपने बल को लेकर। तो क्या अमेरिका जमीन पर उतरेगा? ये बड़ा सवाल है। आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। फिर अपडेट लेकर, ताजा अपडेट लेकर, जल्दी अपडेट लेकर हाजिर हो रहे हैं। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ।